हेलो एवरीवन, क्लास 11 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कलन विधि द्वारा गति के समीकरण। गति के समीकरण किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन, वेग, त्वरण और समय के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग बात करें गति के समीकरण की, तो गति के समीकरण सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आज हम इन तीनों समीकरणों को कलन विधि द्वारा किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलन की, कि कलन होता क्या है। देखिए, कलन दो प्रकार का होता है, एक अवकलन और एक समाकलन। अवकलन डिफरेंशियल और समाकलन इंटीग्रल। इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। अगर हम लोग बात करें अवकलन, चाहे वो अवकलन हो चाहे वो समाकलन हो, दोनों किस चीज को दर्शाते हैं? परिवर्तन को, चेंजेस को दर्शाते हैं। और परिवर्तन भी हमेशा किसी के सापेक्ष लिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें अवकलन की, तो अवकलन में क्या होता है, जो बड़ा रूप होता है उसका परिवर्तन हम किस में देखते हैं? छोटे रूप में देखते हैं। और जब हम बात करें समाकलन की, तो समाकलन में हम क्या करते हैं, जो छोटा रूप होता है उसको बड़े रूप में किस प्रकार से वो परिवर्तित होगा, वो हम किस में देखते हैं? समाकलन या इंटीग्रल में देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हम कह रहे हैं हमारे पास कोई गाड़ी है और वो 10 सेकंड में 50 मीटर चल रही है, और हम कह सकते हैं ए से स्टार्ट होके वो कहां पे पहुंच रही है? बी पे पहुंच रही है। तो 10 सेकंड में वो कितनी चल रही है? 50 मीटर चल रही है। यानी समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है? उस गाड़ी की, उस कार की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम क्या करें, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम पहले वेग की बात करें, तो आपको पता है वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन बटे समांतराल होता है। तो हम कहें, अगर हमने ये वाली दूरी s की बात की है और समय हमने t के रूप में लिया, तो v कितना हो जाएगा? डेल्टा s अब बटा डेल्टा t। यानी स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। अब अगर हम लोग क्या करें, समय कम कर दें, यानी हम क्या करें, हमने इसमें यहाँ पे लिख दिया कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यानी यहाँ पे क्या है, देखिए समय के साथ हम स्थिति में परिवर्तन तो ले रहे हैं, पर जो हमारा समय है वो कैसे है? 0 की ओर है। यानी हमारा समय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जैसे जैसे समय कम होगा तो स्थिति में भी परिवर्तन कम होगा। अगर हम ये कहें कि हमने टाइम बहुत ही कम ले लिया, देखिए यहाँ पे तो 10 सेकंड में कितनी दूर चलती है? 50 मीटर। यानी 10 का रेशो किसके साथ हम ले रहे हैं? 50 के। अगर हम ये कहें अभी बताइए कि उसकी स्थिति क्या है, यानी इस क्षण उसके स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, तो उस स्थिति को हम अवकलन के रूप में कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं अवकलन के रूप में ds बाई डी टी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी टी और s। d बाई, देखिए d का यहाँ पे मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल। और t जो नीचे होता है उसके सापेक्ष, यानी हम कह रहे हैं d बाई डी टी का मतलब है t के सापेक्ष डिफरेंशियल। डिफरेंशियल यानी परिवर्तन, और किस में? s में, स्थिति में। यानी स्थिति में समय के साथ कैसे परिवर्तन होगा, उसको हम किस रूप में लिखते हैं? ds बाई डी टी। अगर हम कहें समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? d बाई डी टी वी, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन, या ये dv बाई dt, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा। तो ये था अवकलन। अवकलन क्या करता है? फिर दोबारा से बता रहे हैं, अवकलन बड़े वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदलता है, परिवर्तन के लिए देखा जाता है। अगर हम कहें कि हमारे पास x की पावर n है और हमें x की पावर n का अवकलन निकालना है, तो उसका क्या सूत्र होता है? देखिए, x की पावर n का कितना हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1। जैसे हम आपसे क्या एग्जांपल के लिए कि x की पावर 3 का बताइए अवकलन कितना होगा। देखिए x की पावर 3, यहाँ पे हमने लिख दिया dx, यानी x के सापेक्ष जो भी d के साथ होगा उसके सापेक्ष ही अवकलन लिया जा रहा है। तो यहाँ x की पावर 3 है,
तो x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, देखिए घात नीचे आ जाएगी 3x और 3 माइनस 1 यानी 3x की पावर 2। ये हमारा क्या था, अवकलन था। अब हम लोग बात कर लेते हैं समाकलन की। देखिए नाम से ही पता लग रहा है समाकलन यानी सम आकलन। समाकलन का अगर हम चिन्ह की बात करें, देखिए समाकलन को चिन्ह से पहले हम कहें समाकलन, वैसे तो इंटीग्रल बोलते हैं, तो समाकलन का मतलब होता है सम, और अगर इस s को हम थोड़ा सा खींचते तो ये चिन्ह बन जाता है। ये चिन्ह किसका होता है, समाकलन का होता है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो समाकलन में क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है उस छोटी वैल्यू को क्या किया जाता है, बड़ी किया जाता है। जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, क्रिकेट मैच होता है, मैच स्टार्टिंग में ही है अभी, और आ जाता है स्ट्रिप पे, पट्टी पे आ जाता है प्रोजेक्टेड स्कोर। तो प्रोजेक्टेड स्कोर का क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कि अभी उसमें आता है इस तरीके से कि अभी मान लीजिए अभी जो रन बनाया हुआ है वो 60 है, उसमें के बाद आता है कि अगर वो 6 के एवरेज से प्ले करते हैं तो इतना स्कोर हो जाएगा, 8 के एवरेज से प्ले करते हैं इतना स्कोर हो जाएगा। तो वो क्या, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर। तो वो प्रोजेक्टेड स्कोर का मतलब क्या होता है, उस प्रोजेक्टेड स्कोर का मतलब होता है समाकलन, सम आकलन, यानी जिस कंडीशन से प्लेयर अभी खेल रहे हैं अगर वो ही कंडीशन से खेलते रहे तो इतना स्कोर होगा। अगर वो 6 की बढ़ा के एवरेज को 6 से खेलने लगे तो इतना स्कोर हो जाएगा, 8 के रन रेट से खेले तो इतना स्कोर हो जाएगा। तो वो भी जो विधि है कौन सी है, समाकलन है, समान आकलन वाली विधि है। तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन होता है और एक निश्चित समाकलन होता है। जो निश्चित समाकलन होता है उसमें लिमिट दी गई होती है। तो समाकलन का ये चिन्ह हो गया। अगर हम आपसे कहें कि हमें x की पावर n का समाकलन निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे हम ये कहें कि यही हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे कह रहे हैं x की पावर 3 और यहाँ पे क्या है dx, यानी dx से क्या पता लग रहा है कि x के सापेक्ष से ले रहे हैं, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो देखिए समाकलन निकालना होगा तो दो हो सकते हैं समाकलन, अगर लिमिट नहीं दी हुई है तो अनिश्चित समाकलन, और अगर लिमिट दी हुई है तो निश्चित समाकलन। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि 2 से 4, ये हमने लिमिट दे दी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की बात करें x की पावर 3। अभी आपको बताया कि x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा समाकलन हमने कर दिया। देखिए dx का मतलब यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं होती, ये तो हमें केवल ये बताता है कि किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है या किसके सापेक्ष इधर देखे तो अवकलन हो रहा है। तो देखिए लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, तो x की पावर 4 बाई 4 और 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 हमने ले लिया तो ये x की पावर 4 हो गया, 2 4 वैल्यू कर दीजिए, x की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4, और जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट भरते हैं और फिर लोअर लिमिट, और दोनों के बीच में कितने का क्या रहता है, माइनस का साइन रहता है। ये था हमारा समाकलन। अब हम लोग बात करते हैं अपनी गति की समीकरण की। तो सबसे पहले हम गति की पहली समीकरण की बात कर रहे हैं। यानी हम लिख रहे हैं गति की प्रथम समीकरण का निगमन, और गति की प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। तो सबसे पहले हम v बराबर u प्लस at के निगमन की बात कर रहे हैं।
हमने कहा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सीधा कि माना गति के दौरान किसी क्षण वस्तु का त्वरण। देखिए उससे पहले लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि माना कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ कर रही है, किसी क्षण विराम से गति प्रारंभ करती है, गति की प्रथम समीकरण का निगमन। हमने कहा माना किसी क्षण गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण जब समय बहुत कम लिया जाता है उस समय त्वरण होता है ए किसके बराबर हो गया, आप जानते त्वरण किसके बराबर होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी हमने कलन के रूप में लिखा तो ए कितना हो गया dv बाई dt, यहां से a dt कितना हो गया dv, या हमने कहा dv कितना हो गया a dt। अब देखिए dv का मतलब है वेग में परिवर्तन और dt का मतलब है समय में परिवर्तन। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं समाकलन की, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे समाकलन करने पर, हमने कहा समाकलन करने पर। अब समाकलन लिमिट समाकलन करेंगे, लिमिट इंटीग्रल करेंगे कहां से कहां तक। अब हमने यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया था कि गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक क्षण, हम कह रहे हैं कि माने कोई वस्तु है प्रारंभिक वेग u से गतिमान, यानी शुरू का वेग कितना है उसका u है, जैसे टाइम बढ़ता है t समय होता है उसका वेग बढ़ के v हो जाता है। तो यहाँ पे हम समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए समाकलन कर रहे हैं तो ये इधर हमने dv लिखा, इधर हमारा हो गया dt, इंटीग्रल का साइन हमने दोनों साइड लगाया। अब समाकलन भी कौन सा करेंगे, हम लिमिट करेंगे। अब सबसे पहले वेग कहां से कहां, शुरू में वेग कितना था u था और बाद में वेग कितना हो गया v हो गया। समय की बात करें प्रारंभ से शुरू हो रही है तो शुरू में वेग 0 है, बाद में कितना हो गया t। तो यहाँ पे लिमिट, इसके लिमिट भी हम लिख सकते हैं कि v ऐसे लिख लेंगे हम लोग t बराबर 0, तो जो वेग है वो कितना है u है, और जब समय किसके बराबर है t के, तो वेग कितने किसके बराबर हो गया v के हो गया। ये समझने के लिए है, ये जो आपको लिमिट की यहाँ पे हमने बात की है कैसे ये आई है। जब समय जुड़ा था तो वेग क्या था, प्रारंभिक वेग था वो हमारा u है, जब समय बढ़ के t हो गया तो वेग कितना हो गया v। देखिए दोनों ओर का समाकलन करेंगे, dv है यहाँ पे। अब देखिए इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, यानी इधर क्या होगी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ध्यान रखेंगे समाकलन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका जो समाकलन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, जो भी जिसके भी सापेक्ष हम समाकलन ले रहे हैं उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे dv के सापेक्ष है तो ये कितना हो जाएगा, इधर समाकलन v लिमिट लोअर अपर। अब देखिए a dt है, तो यहाँ पे जो समाकलन हम लोग कर रहे हैं वो t के सापेक्ष कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या आ गया a आ गया, तो a हमारे लिए कांस्टेंट है, a हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा केवल dt, तो उसमें कितना हो जाएगा dt का कितना बन जाएगा t बन जाएगा, और 0 से t। लिमिट भरेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट v फिर लोअर लिमिट u, और इधर कितना हो गया a t माइनस 0, तो देखिए हो गया v माइनस u बराबर at, या v बराबर u प्लस at। आप कह सकते हैं यही क्या है गति की प्रथम समीकरण है। तो ये गति की पहली समीकरण थी जो हमने किससे प्राप्त की है, कलन विधि से प्राप्त की है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, गति की द्वितीय समीकरण। अब देखिए दूसरी समीकरण है हमारी s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर।
तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एस की। और आपको पता है जो दूसरी समीकरण है वो किसको बताती है, दूरी को। तो हम कह रहे हैं कि गतिमान, अब देखिए हमें दूरी निकालनी है, यानी हमें एस निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, गति की दूसरी समीकरण हम कह रहे हैं कि गति के दौरान वस्तु का किसी क्षण वेग, देखिए किसी क्षण वेग यानी तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, तो वेग कितना हो जाता है, v बराबर होता है ds बाई dt। तो यहां से v dt किसके बराबर हो जाएगा, ds के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या यहां से ds कितना हो गया, v dt। परंतु अगर हम लोग बात करें v किसके बराबर होता है, u प्लस at, गति की प्रथम समीकरण है ये। तो यहां से हमने इसका मान रख दिया, ds बराबर कितना हो गया, u प्लस at और dt। अब हम कह रहे हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब देखिए हमने समाकलन किया यानी समान आकलन। सबसे पहले ds का मतलब दूरी में परिवर्तन यानी ds, लिमिट बाद में लगाएंगे सीखने के पहले, u प्लस at। अब देखिए अलग अलग है तो इनको अलग ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो u dt, इंटीग्रल का साइन, प्लस at dt, इंटीग्रल का साइन, यानी यहाँ भी t के सापेक्ष परिवर्तन, यहाँ पे t के सापेक्ष परिवर्तन, और यहाँ पे किसके सापेक्ष परिवर्तन है, दूरी का, यानी s के सापेक्ष की बात कर रहे हैं, दूरी में परिवर्तन। हमने कहा जब t बराबर 0 था तो वस्तु की दूरी भी कितनी होगी, उस टाइम 0 ही होगी, तो s बराबर भी 0 ही हो गया। जब समय बढ़ के किसके बराबर हो गया, t के, यानी समय की लिमिट कितनी हो गई t, तो जो दूरी है उसकी लिमिट भी कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी। लिमिट भर दीजिए, देखिए 0 से s, समय 0 से t, समय 0 से t। ds हमने आपको बताया था कुछ भी नहीं है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका कितना हो जाएगा, s, 0 से s, इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, u कांस्टेंट हो गया क्योंकि t के सापेक्ष हमें करना है, u हमारा बाहर आ गया, कितना बचा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, तो उसका कितना हो गया, t, 0 से t, प्लस, अब देखिए हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dt यानी t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे बचा t, तो t को हम कितना कह सकते हैं, t की पावर 1 भी कह सकते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n जमा 1, तो t का कितना हो जाएगा, t के अगर पदों में हम कहेंगे n जमा 1 बटे n जमा 1 होता है, तो अगर t के लिए घात कितनी है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, देखिए t घात में 1 जोड़ा, नीचे घात लिखी उसमें 1 जोड़ा, तो कितना हो गया, t स्क्वायर बाई 2। तो इसका समाकलन कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमने भर दी 0 से t। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी s माइनस 0, u हमने ऐसे लिया, t माइनस 0, a लिमिट भरी टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0। देखिए यहाँ पे s आ गया, ये u था तो ut हो गया, और प्लस a 1/2 at स्क्वायर, और ये हमारा हो गया, हम कह सकते हैं कि यही गति की कौन सी समीकरण है, द्वितीय दूसरी समीकरण है, जिसका हमने कलन विधि से निगमन किया है। अब हम लोग बात करते हैं गति की तीसरी समीकरण की, गति की तृतीय समीकरण। और इस समीकरण का निगमन हम किससे करेंगे, कलन विधि से। तीसरी समीकरण कौन सी होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इस समीकरण का हम लोग निगमन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि माना
गतिमान वस्तु का किसी क्षण तात्कालिक त्वरण, देखिए हमने त्वरण ले लिया। ए हमारा कितना होता है dv/dt। अब अगर हम देखें हमारा है a बराबर dv/dt पर भैया हमें तो v यहाँ पे चाहिए, v तो ठीक है, s ना आया। अब s को यहाँ पे कैसे लाएं? तो हमने क्या किया, इसमें हमने किया a बराबर, ध्यान से देखेंगे, a बराबर हमने ds से तो उसको भाग कर दिया यानी dv/ds, और ds से ही हमने गुणा कर दी dt। तो कोई फर्क पड़ा? a बराबर dv/ds, तो देखिए ds से भाग किया, ds से गुणा की तो कोई दिक्कत। परंतु अगर हम इसकी बात करें ds/dt, ये कितना हो जाएगा v, तो a बराबर हो गया dv/ds और इंटू v। हम ds को इधर ले आए, a ds बराबर v dv। हमने कहा दोनों ओर का समाकलन करने पर, हमने दोनों ओर का समाकलन कर दिया। देखिए a ds, पहले इस पूरे का समाकलन का चिन्ह लगा लेते हैं, यहाँ पे v dv समाकलन का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे है दूरी के साथ परिवर्तन, तो शुरू में दूरी कितनी होगी 0, बाद में कितनी हो गई s, देखिए लिमिट से हमें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे है वेग में परिवर्तन, हम कह रहे हैं v बराबर u। v बराबर u का मतलब जब वेग किसके बराबर है u, यानी प्रारंभिक वेग के, तो दूरी कितनी हो गई 0, तो s कितना है 0। फिर हम कह रहे हैं v बराबर v, जब वेग का मान बढ़ के v के बराबर हो गया तो दूरी कितनी हो गई s के बराबर हो गई, तो ये कितना हो गया u और ये हमारा हो गया v। देखिए समाकलन कर रहे हैं यहाँ पे s के सापेक्ष है, तो a कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, a बाहर निकल गया, ds का कितना हो जाएगा s हो जाएगा 0 से s। v का कितना हो गया, देखिए v यानी v की घात 1, जैसे अभी हमने किया था, तो v की घात 1 जमा 1 और नीचे 1 जमा 1 यानी v²/2, तो ये हो गया v²/2 और लिमिट हो गई u और यहाँ पे लिमिट v। लिमिट भर रहे हैं, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 हमने बाहर ले लिया, अपर लिमिट v² और माइनस लोअर लिमिट यानी u²। देखिए as किसके बराबर हो गया 1/2 v² माइनस u², क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2as किसके बराबर हो गया v² माइनस u², तो यहाँ से v² किसके इक्वल हो गया u² प्लस 2as, और यही क्या है गति का तृतीय नियम, यही गति की तृतीय समीकरण है, और जिसका निगमन हमने कलन विधि से किया है। वैसे तो गति की सामान्य 3 ही समीकरण होती है, पर एक विशेष समीकरण होती है जिसको विशेष सेकंड में चली गई दूरी की समीकरण भी हम बोलते हैं। और वो समीकरण कौन सी होती है, अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो वो होती है s बराबर u प्लस हाफ ऑफ a 2t माइनस 1। ये हमारी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण। इसको भी हम अब कलन विधि से प्राप्त करेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो हम कह रहे हैं विशेष सेकंड, ये हम कह सकते हैं t वे में चली दूरी का समीकरण। देखिए हम कह रहे हैं विशेष सेकंड में चली दूरी का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। हमने कहा कि गति के दौरान क्षण विशेष पर वस्तु का वेग
देखिए v कितना हो गया, ds बाई dt। तो यहां से हमने कहा ds कितना हो गया, v इंटू dt। हमने कहा परंतु गति की प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस at। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ds हमारा कितना हो गया, u प्लस at और टू at। ये हमारा आया दूरी में परिवर्तन, इन बहुत छोटी सी दूरी की हमने बात की। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं t/s सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण। पहले भी हमने आप लोगों को बताया था, आज फिर हम बता रहे हैं। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं विशिष्ट सेकंड का मतलब हम आपको समझा रहे हैं t/s सेकंड का। हमने कहा कि हमारे पास कोई वस्तु है और वो 10 सेकंड में 50 मीटर चलती है। तो देखिए उसको 50 मीटर चलने में कितना समय लगा है, 10 सेकंड। और वो 10 सेकंड का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहां तक, 10 सेकंड जब समय हुआ पूरा कंप्लीट तब वो 50 मीटर चली। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि वो 10वें सेकंड में कितनी चली, यानी एक स्पेशल सेकंड की हमने बात कर ली कि वो 10वें सेकंड में कितनी चली है। तो कैसे ज्ञात करें, अगर हमें कहीं से भी ये पता लग जाए कि वो 9 सेकंड में कितनी चली है और हम मान लीजिए ये कह दें कि वो 9 सेकंड में कितनी चली है, 45 मीटर चली है। तो देखिए टोटल 9 सेकंड में कितनी चली थी, वो 45 मीटर। तो 10 सेकंड में कितनी चली है, 50। तो 10वें सेकंड में कितनी चलेगी, वो 10वें में देखिए 50 माइनस 45 यानी कितनी चलेगी, वो 5 मीटर चलेगी। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अगर हम ये कह रहे हैं टीवें सेकंड में दूरी, तो हम क्या करेंगे, उससे 1 सेकंड कम यानी t-1 सेकंड में दूरी ज्ञात कर लेंगे। और जब हम दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तब वो क्या आ जाएगी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम कह रहे हैं समाकलन करने पर। अब देखिए समाकलन करने पर, अब समाकलन में तो हम लिमिट भी लेंगे, वो लिमिट ही समझना इंपॉर्टेंट है। ds देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दी u dt प्लस at dt, इंटीग्रल का हमने साइन लगा दिया। अब देखिए समाकलन कर रहे हैं, कोई वस्तु है प्रारंभिक वेग से चली, हमने u वेग मान लिया, a त्वरण के अंतर्गत चली, वेग बढ़ के कितना हो गया v, और उसने t सेकंड में कितनी दूरी चल ली, हमने मान लिया st दूरी चल ली। तो शुरू में उसकी दूरी कितनी थी, 0 थी। यानी हम कह सकते हैं कि जब t बराबर 0 है तो उसकी दूरी कितनी है, s बराबर भी 0 है। हम कह रहे हैं जब समय t हो गया, यानी समय का t का मान कितना हो गया t, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, देखिए तो हमने t बराबर 0 पे दूरी थी 0, तो यहाँ पे s बराबर कितनी हो गई, st हो गई। यानी t सेकंड में हमने कितना मान लिया, कितनी दूरी चली है वो st। लिमिट भर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट 0, यहाँ पे लिमिट st। देखिए t के सापेक्ष हो रहा है, अब t के सापेक्ष हो रहा है यानी t क्या है, समय में परिवर्तन। अब हमें कौन सा समय लेना है, देखिए हमने कहा tवें सेकंड में निकालना है, तो उससे एक कम वाला ले लीजिए। यानी शुरू में हम कह रहे हैं कि जो हम समय एक तो t-1 से कहां तक समय देखना चाह रहे हैं, t तक, यानी t सेकंड, और उससे एक कम समय की बात करें। उसी तरीके से यहाँ पे भी t-1 और यहाँ पे कितना आ गया हमारा t आ गया। इससे आगे मैथमेटिक्स है, सब समाकलन है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसको लिखा ds 0 से s, u बाहर हमारा आ गया, कितना हो गया जी ये इंटीग्रल dt, कहां से कहां तक ले रहे हैं हम लिमिट, t-1 से t तक का समय हम ले रहे हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे कितना है dt है, a हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रल t dt, समय कितना ले रहे हैं t-1 से t तक का हम लोग समय ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं, ds का समाकलन कितना हो जाएगा s, लिमिट 0 से s, dt का कितना हो जाएगा t,
और लिमिट टी अपर और टी माइनस वन लोअर, यहाँ पे a और t का कितना हो जाएगा इंटीग्रल t² बाई 2 और लिमिट t माइनस वन और यहाँ पे कितनी होगी लिमिट t। देखिए इसी को कर लेते हैं पहले, ये तो s माइनस 0 हो गया, हमने यहाँ पे लिमिट भर दी। इधर भी हम लोग लिमिट भर सकते हैं u, सबसे पहले अपर लिमिट t, फिर लोअर लिमिट t माइनस वन प्लस a2 हमने बाहर ले लिया, पहले अपर लिमिट t² और फिर माइनस लोअर लिमिट t माइनस वन का स्क्वायर। देखिए तो ऐसे ही हो गया, इधर कितना हो जाएगा u t माइनस t प्लस वन प्लस a बाई 2, यहाँ पे हम ले रहे हैं t² और देखिए माइनस एक लाइन बात, चलो बढ़ा लेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, t² प्लस वन माइनस 2t। ठीक है, यहाँ पे देखिए s बराबर t से t कैंसिल हो गया, u प्लस हाफ ऑफ a भी आ गया, t² माइनस t² माइनस वन प्लस 2t, t² से t² कैंसिल हो गया, s बराबर u प्लस हाफ ऑफ a और ये कितना हो गया 2t माइनस वन। और आपको ध्यान होगा यही t सेकंड में चली दूरी का समीकरण है। तो आज हमने कलन विधि से चारों समीकरण, कहने को तो 3 समीकरण होती है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at², v² बराबर u² प्लस 2as और एक विशेष समय जिसको हम t सेकंड में दूरी का समीकरण भी होता है, s बराबर u प्लस हाफ ऑफ 2t माइनस 1। इन सब का निगमन कलन विधि से किया। अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण की। तो सबसे पहले गुरुत्व क्या होता है? जब कोई किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर को खींचती है। वस्तु के जो वेग में वृद्धि होती है उस वेग में वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, और उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अंतर्गत गति कर रही है तब उसकी गति की समीकरण कैसे होगी, किस प्रकार से बदल जाएगी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम ये कहें 3 कंडीशन इसमें हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि यदि वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, देखिए नीचे की ओर गति कर रही है का मतलब क्या है कि वस्तु को हमने h ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया है, तो वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है। अब देखिए पृथ्वी उसको अपनी ओर को खींच रही है, तो जो गुरुत्व बल है उसकी दिशा भी कैसे हो जाएगी? नीचे की ओर हो जाएगी। वस्तु भी नीचे की ओर है और गुरुत्व बल भी नीचे की ओर है, यानी हम कह सकते हैं वेग और त्वरण एक ही दिशा में है। तो उस स्थिति में जो समीकरण है वो कैसे हो जाएगी? जो पहली समीकरण है, यानी हम इसको लिख देते हैं पहली कंडीशन है यानी a, तो जो पहली समीकरण होगी वो v हमने पढ़ रखा है, v बराबर u प्लस at, एक त्वरण होता है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? v बराबर u प्लस gt। दूसरी हमने पढ़ रखा है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at², तो s दूरी थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नीचे को गिर रही है तो ऊंचाई आ जाएगी, h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt²। तीसरी बात करें, v² बराबर u² प्लस 2gh। ये तीनों समीकरण हमारी गुरुत्व के अधीन हो जाएगी जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है। सेकंड कंडीशन की हम बात करें कि यदि वस्तु, ऐसे बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा
में ऊपर की ओर देखिए ऐसे गति करे, तब क्या हो जाएगा। अब देखिए वस्तु तो ऊपर की ओर गति कर रही है, यानी उसके वेग की दिशा तो ऊपर की ओर है, पर त्वरण तो कैसे लगेगा, नीचे की ओर। क्योंकि त्वरण तो क्या होता है, जब मुक्त रूप से गिरते हुए किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व त्वरण की दिशा तो हमेशा कैसी होती है, नीचे की ओर। दोनों विपरीत दिशा में हो गए तो गति की समीकरण कैसे बन जाएगी, पहली बनेगी v बराबर u माइनस जी टी, दूसरी बनेगी h, क्योंकि s की जगह क्या लेंगे h, ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी बन जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g h। एक तीसरी कंडीशन भी हम कह सकते हैं, यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करे, इसको हम बोलते हैं मुक्त पतन। देखिए मुक्त रूप से गति करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, चौक है, बॉल है, हमने छोड़ दिया तो नीचे आ रही है, तो जब वो फ्रीली मूव कर रही है वही हमारा क्या होता है, मुक्त पतन होता है। यानी हमने उसको कैसे छोड़ा है, विराम से छोड़ा है। तो ध्यान रखेंगे उस स्थिति में जब वो मुक्त पतन होता है तो u कितना हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। तो गति की समीकरण कौन सी हो जाएगी, v बराबर कितनी थी, देखिए नीचे की ओर गति कर रहे u प्लस जी टी, तो v बराबर जी टी, सेकेंड हो जाएगी h बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी हो जाएगी v स्क्वायर बराबर 2gh, क्योंकि u 0 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा, केवल ये वाला भाग आएगा। ये है जब वस्तु मुक्त रूप से गति कर रही है, यानी मुक्त पतन में एक स्पेशल केस और होता है कि यदि प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से ऊपर हो। यह क्या है, अब देखिए मान लीजिए हम कह रहे हैं हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, अब उसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हम पृथ्वी तल पे है, तब तो हमारी कौन सी स्थिति हो जाएगी, बी स्थिति हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि हमने ऊपर की ओर तो फेंका है, पर हमारा जो प्रक्षेपण बिंदु है, यानी जहां से हमने वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया फेंका है, वो पृथ्वी तल पे ना होकर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है। तो उस स्थिति में क्या होगा, कैसी समीकरण बनेगी, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए कंडीशन तो दोनों ही ऊपर है, u भी और g कैसे नीचे, यही कंडीशन बन रही है। पर इसमें क्या होगा, जो समीकरण बनेगी वो v बराबर, अब देखिए कितनी होती है, u माइनस जी टी, पर यहाँ पे कितनी होगी, माइनस u प्लस जी टी, यानी u को हम माइनस साइन के साथ लेंगे और g को प्लस साइन के साथ ले लेंगे। h बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर, देखिए u को माइनस u लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, v स्क्वायर बराबर कितना था, u स्क्वायर माइनस 2gh था, पर हमने इसको माइनस लिया है और इसको हमने प्लस में लिया है, तो कितना हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये है गति के समीकरण जब वस्तु गुरुत्व त्वरण g के अधीन गति करती है।